हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लेनॉल्ड और मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसके बेस पर किस तरह के ग्राफ हमें मिले थे, कौन कौन से कंक्लूज़न और कौन कौन से लॉज निकल के आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आपको याद होगा 3 लॉज हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को वो लॉज रिमाइंड करा दूं। फर्स्ट लॉ था द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, इसका मतलब कि जो किसी भी मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन का रेट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे ट्रिपल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसी रेशो में इंक्रीज़ होगी जिस रेशो में आप लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। सेकेंड लॉ ये निकल के आया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ई के डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो ई के इजिकल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। और थर्ड लॉ ये आया था कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद राइज इन फ्रीक्वेंसी न्यू और विद डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये लॉज हमारे पास आए थे। तो जो थर्ड लॉ हमारे पास आया था मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि ये बात सही है कि फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ करते हैं तो ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन सेम रेशो में नहीं होती है। मैंने बताया तो उससे ज़्यादा होती है, बिकॉज फार्मूला होता है ई के इजिकल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो आप देखेंगे कि हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा कि जहाँ पर जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इस तरह ग्राफ हमें मिलेगा। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए किस तरह ग्राफ आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ई के एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ई के और यह फ्रीक्वेंसी न्यू। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ नहीं मिलता, बिकॉज़ आपको ध्यान होगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो ई के इंक्रीज़ तो होता है लेकिन उसी रेशो में नहीं होता, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा हो जाया करता है। तो ग्राफ मिलता है आपको ऐसा, ये ग्राफ आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन था उस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये है ई के वन। ओके, फिर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया तो आप देखेंगे कि उस रेशो से कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी ई के टू, ये हो जाएगी। ओके, अगर आप और फ्रीक्वेंसी पर देखते हैं, मान लीजिए कि एक और फ्रीक्वेंसी न्यू पर आप ग्राफ देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा, तो इस फ्रीक्वेंसी न्यू पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है और ई के ये हो जाया करती है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ से कि अगर हम लोग
फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है साथ साथ। तो ऐसा ग्राफ हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली मिलता है। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं तो आप देखिए कि इस ग्राफ को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ग्राफ मिलेगा हम लोग एक्सपेरिमेंटली, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी न्यू नॉट, जिससे करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़ीरो होती है। जो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब ग्राफ का नेचर ऐसा आ रहा है, अगर हम लोग इस ग्राफ को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दें, ये प्रोड्यूस कर दें, तो आप देखते हैं कि एक नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है एनर्जी एक्सिस पर। ये आता है नेगेटिव इंटरसेप्ट। ओके, मान लीजिए कि इंटरसेप्ट है -b, ये एक इंटरसेप्ट हमें मिल जाया करता है। तो ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकली हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी लाइट डालेंगे तो जो एनर्जी है उसे करस्पॉन्डिंग कैसी आ रही है, नेगेटिव, और नेगेटिव एनर्जी होती नहीं है। इसलिए ये ग्राफ मिलेगा नहीं हम लोगों को। लेकिन हम लोग अगर इस ग्राफ को बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं तो इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मिलेगा हम लोगों को, वो मैं आपको भी बताऊँगा। आप ये देखिए कि ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ से अगर हम लोग इसका स्लोप निकालना चाहें तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए मुझे कौन सा ग्राफ मिला, मुझे ग्राफ मिला ए बी, बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो सी, सपोज़ ये डी। अगर ये जो ग्राफ है ए बी, अगर ये एंगल बना रहा है थीटा फ्रीक्वेंसी एक्सिस से, तो आप यहाँ से टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से ग्राफ से आप लोग ये देख रहे हैं कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये भी इंक्रीज़ करती है। एंड एट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाया करती है देन कितना आता है ई के, ई आता है 0। इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाया करती है वो न्यू नॉट होती है, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप लिखेंगे, और आप देखिए इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी लाइट डालेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो आप लिखेंगे कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन for which photoelectric emission takes place is called threshold frequency. Nu naught of the metal surface. मेटल सरफेस बदल जाएगी तो न्यू नॉट चेंज हो जाएगा। एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ lambda naught is called threshold wavelength. तो आप देखिए कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर आप चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो तो जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम है न्यू नॉट से तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है लैम्डा नॉट से तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
ठीक है भाई। अब आप देखिए कि इस जो हमारे पास ये ग्राफ आया है ई के वर्सेस न्यू कर्व, अगर इसका स्लोप tan थीटा आप निकालना चाहते हैं तो आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप लिखेंगे कि इफ़ ई के वर्सेस न्यू कर्व मेक्स एंगल थीटा with new axis, then the slope of the curve tan थीटा, ये निकालिए कितना होगा इस ट्रायंगल में, ये होगा BD और अपॉन CD। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CBD, इसमें आप देखिए तो मैंने बताया BD अपॉन CD। अब जो BD है ये मान लीजिए पॉइंट ये M है, तो ये है BM प्लस MD, BM प्लस MD और अपॉन जो CD है ये OM के इक्वल है। तो tan थीटा इजिकल टू BM कितना है E के प्लस MD, तो माइनस भी नहीं है ये, मॉड ऑफ माइनस बी, क्योंकि डिस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कितनी डिस्टेंस है ये, तो आप इसको इसमें से ऐड करो ना, कि सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए दिस E के प्लस मॉड ऑफ माइनस बी, इसका मतलब B डिवाइडेड बाई OM कितना है फ्रीक्वेंसी न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E के प्लस B इजिकल टू tan थीटा इंटू न्यू। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा E के इजिकल टू tan थीटा इंटू न्यू माइनस बी, ये निकल के आता है। ये आता है। अगर आप कंपेयर कर लें इसको E के इजिकल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू से, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद E के इजिकल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात क्या, देखिए जो H है वो tan थीटा के इक्वल है। पहली बात ये आती है कि जो H है ये tan थीटा के इक्वल है। इसका मतलब स्लोप ऑफ E के वर्सेस न्यू कर्व रिप्रेजेंट्स ए यूनिवर्सल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट। आप लिखेंगे कि दैट इज द स्लोप ऑफ E के वर्सेस न्यू कर्व रिप्रेजेंट्स ए यूनिवर्सल कांस्टेंट which is called यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट। एक बात तो आती है, और दूसरी बात आप देखिए कि जो ये होता है, ये जहाँ पर B लिखा है ये है W। दूसरी बात निकल के आती है कि B इजिकल टू W। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है E के वर्सेस न्यू कर्व का, जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है ऑन एनर्जी एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। का मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप लिखेंगे कि दैट इज नेगेटिव
इंटरसेप्ट बाई ई के वर्सेस न्यू कर्व ऑन एनर्जी एक्सिस represents work function of the metal that is minimum energy required to make electron free from metal surface। तो जो भी नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा वो W को रिप्रेजेंट करेगा वर्क फंक्शन को, जो स्लोप होगा वो यूनिवर्सल कांस्टेंट आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे मेटल्स मेरे पास हैं, अगर मैं उनके ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देखिए नोट में समझिए, नोट ई के वर्सेस न्यू कर्व्स फॉर डिफरेंट मेटल। अगर हम डिफरेंट मेटल के लिए बहुत सारे कर्व प्लॉट करते हैं, ये प्लॉट करते हैं, तो आप देखेंगे सपोज ये मेटल 1 के लिए है, ये मेटल 2 के लिए है और ये मेटल 3 के लिए है। तो आप देख रहे हैं पहली बात तो ये कि ये तीनों ग्राफ पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल थीटा ये है, वही एंगल थीटा ये है, वही एंगल थीटा ये है। तो पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि पहली बात कि जो स्लोप ऑफ ई के वर्सेस न्यू कर्व होता है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और वो प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे सबके थीटा इक्वल होंगे क्योंकि टेन थीटा इक्वल है। जब टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एच को। तो क्योंकि एच एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए जितने भी ग्राफ आप बनाओगे वो सब पैरेलल आने चाहिए। और जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा, स्लोप ऑफ ई के वर्सेस न्यू कर्व, वो प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? अगर हम कहीं भी कोई भी ट्रायंगल से यहाँ से निकाल लें टेन थीटा तो वो एच को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है इस तरह से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि सबकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। आप देखिए कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये है न्यू नॉट 3, ये है न्यू नॉट 2 और ये है न्यू नॉट 1, अलग अलग हैं। और वर्क फंक्शन जो नेगेटिव इंटरसेप्ट हैं ये काय को रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क फंक्शन को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन को। तो आप देखिए अलग अलग हैं। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये W1 है, ये W2 है और ये W3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि पहली बात तो ये कि टेन थीटा ये सब के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो एच के इक्वल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यू नॉट 1 ये सबसे कम है, न्यू नॉट 2 ये उससे ज़्यादा है और न्यू नॉट 3 ये सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एच न्यू नॉट 1 ये सबसे कम है, एच न्यू नॉट 2 ये उससे ज़्यादा है, एच न्यू नॉट 3 ये सबसे ज़्यादा है। और एच न्यू नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि W1 सबसे कम है, W2 से ज़्यादा है और W3 सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि W रिप्रेजेंट्स
नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन एनर्जी एक्सिस, इसलिए ऐसा होता है। समझ पा रहे होंगे। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से, जो मैंने बताया था आप लोगों को, कि अगर फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो आप देखिए कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और यही फोर्थ लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। देखिए फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, if frequency of incident radiation is below than a certain value, which is called threshold frequency nu naught, no photo electron is emitted from the metal. Threshold frequency is different for different material, for different metals. ओके और जो फिफ्थ लॉ है ये बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर, कि जैसे ही किसी सरफेस पर आप लाइट डालोगे, जैसे ही लाइट डाली आपने तो वैसे ही उससे फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल आया, उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है। फिफ्थ लॉ देखिए, there is no time lag, there is no time lag between the incidence of light on metal surface and emission of photoelectron from the metal surface. तो ये 5 लॉज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको आपको प्रूव करना होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। आप लोग प्रूव करेंगे इन सब 5 लॉज को कर सकते हैं। देखिए आइंस्टीन्स explanation of laws of photoelectric emission by photoelectric equation. ये है, आप जानते हैं जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, यह है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यह है वो इक्वेशन आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ये है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट थे फोटोन वगैरह के वो आप जानते हैं। आप लोग पता है कि अगर ये एक मेटल सरफेस है, इसमें जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब आप लोग यहाँ से लाइट डालते हो, ये आपने लाइट डाली या कोई रेडिएशन डाला, तो आप जानते हैं कि ये होता है फोटोन। इसकी एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू होती है एच न्यू। ओके, ये होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब अगर आप लोग ये जानते हैं तो सब बातें आप लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पर यूज़ करना है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। 5 लॉज आपके पास हैं, 1 बाय 1 सारे लॉज देखिए मैं कैसे आप लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लिखिएगा अपने आप। आप देखिए फर्स्ट लॉ ये है कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आप देखिए कि क्या ये बात सही है? तो आप अगर यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/80। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी को हम डबल करेंगे तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल करेंगे तो जो फोटॉन्स हैं वो ट्रिपल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जिस रेशो में फोटोन यहाँ पर बढ़ेंगे उसी रेशो में यहाँ से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ेंगे उसी रेशो में। आप जानते हैं कि एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंसिडेंट होने वाले फोटोन का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंटेंसिटी डबल कर दिया तो जो फोटोन थे वो डबल हो जाएंगे यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे तो रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाएगा। अगर आपने इंटेंसिटी ट्रिपल कर दी तो यूनिट एरिया पर सेकेंड इंसिडेंट होने वाले जो फोटोन हैं वो ट्रिपल हो जाएंगे, तो जो एमिशन जिनका हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। लॉज को आप याद कर लीजिएगा, याद जितने भी लॉज हैं मैंने इस तरह से लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये लॉज आपको याद करने पड़ेंगे। सेकेंड लॉ आप देखिए, सेकेंड लॉ ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आप देखिए ये है आपके पास फार्मूला हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इस फार्मूले में जो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में कहीं पर भी इंटेंसिटी तो आ नहीं रही है। इसलिए सेकेंड लॉ प्रूव होता है यहाँ से कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, क्या होता है कि जब यहाँ से ये फोटोन है जब भी टकराता है यहाँ सरफेस से, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। बिकॉज आप जानते हैं कि जो फोटोन है उसका रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए इसकी एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का एक पार्ट सरफेस से फ्री होने में कंज्यूम कर देता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के से बाहर निकल जाया करता है। ये तब है अगर सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन है। अगर अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई अंदर है मेटल के अंदर, तो उसको सरफेस तक आने में भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, तो उसकी एनर्जी होती है वो ई के से कम होती है। इसलिए ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मैंने बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर ही एनर्जी को रिसीव करने के बाद ऐसे वाइब्रेट करते हैं, उनका कोलिजन होता है और वो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो 0 से लेके और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के तक के बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट होते हैं, जिनकी जो रेंज होती है एनर्जी की वो 0 से लेके ई के बीच में हुआ करती है। तो मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने जो 2 लॉज थे उनको इस बेस पर एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ जो है वो ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम लोग जो रेडिएशन है जो आप डाल रहे हैं सरफेस पर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो आप देखिए बिल्कुल सही बात है।
आपका फॉर्मूला है हाफ एम यू मैक्सिमम स्क्वायर, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट तो फिक्स है किसी मेटल सरफेस के लिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट बढ़ेगा, जब न्यू माइनस न्यू नॉट बढ़ जाए तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो रही है बात कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं रेडिएशन की तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है। थर्ड लॉ को आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आ जाइए फोर्थ लॉ पर। फोर्थ लॉ लिखा हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, उससे कम है तो कोई भी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन सरफेस से नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है, अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम है, तो न्यू माइनस न्यू नॉट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर न्यू माइनस न्यू नॉट नेगेटिव होगा तो एस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो हाफ एम यू मैक्सिमम स्क्वायर यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। और आप जानते हैं एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, या अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये हमारा है नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ, वो भी यहाँ से प्रूव हो रहा है। और जो फिफ्थ लॉ है, देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए कि जो नेचर है यहाँ पर फोटोन का पार्टिकल नेचर है, यानी कि एनर्जी के पैकेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अगर लाइट का कहीं पर प्रोपगेशन हो रहा है तो वो चल रहा है एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करता तो उसको टाइम लगता, लेकिन यहाँ पर पैकेट की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर कोई फोटोन, एक फोटोन लूँ मैं और ऐसे फेंकूँ, आप लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो कोई भी एक पर्सन ही तो रिसीव करेगा उस फोटोन को, और जो रिसीव करेगा उसे एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सब में वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक फोटोन मेरे पास है और आप, अगर मेरे पास 5 फोटोन है, मैंने फेंके ऐसे, तो 5 लोग रिसीव करेंगे उसको, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को रिसीव कर सकता है, एक से ज़्यादा को नहीं करेगा। ये बात भी है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फिफ्थ लॉ है, कोई टाइम लैग नहीं, जैसे ही सरफेस पर आपने लाइट डाली वैसे ही उससे एमिशन शुरू हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि आपने लाइट डाली तो जो भी एनर्जी का पैकेट है उसे किसी भी इलेक्ट्रॉन ने रिसीव कर लिया, और जिसको हम फोटोन कह रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी को वर्क फंक्शन की फॉर्म में उसने वेस्ट कर दिया सरफेस से फ्री होने में, और रिमेनिंग एनर्जी को लेकर वो सरफेस से बाहर निकल गया। इसमें कोई टाइम लगना है नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई टाइम लगे उसको एनर्जी को रिसीव करने में, पैकेट है एनर्जी का, इसलिए फ़ौरन ही एनर्जी को रिसीव कर लेता है, तो इसलिए कोई टाइम लैग नहीं होता। फिफ्थ लॉ भी एक्सप्लेन हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, 5 लॉज को यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, तो क्या कहेंगे? आप देखिए कि जो वेव है, अब आप अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फेल हैं, वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि वेव का मतलब क्या? वेव का मतलब ये एनर्जी वेव की फॉर्म में चल रही है, तो ये है। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, और इंटेंसिटी आप जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पर वेव में, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं आपसे कहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो या इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, हम न्यू मानते हैं पर फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आप देखिए कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 1 साइकिल आ रही है और यहाँ पर इसकी 2 साइकिल आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 न्यू है ये, और इसकी इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है
यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत कम रह गया ए डैश, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी आई डैश दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डैश स्क्वायर। तो आप देखिए किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। अब सारे लॉस के बारे में आ जाइए। आप देखिए जो फर्स्ट लॉ है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का, वो ये कहता है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फर्स्ट लॉ का जो एक्सप्लेनेशन वो देखिए कि अगर हम लोग किसी भी वेव की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आप देखेंगे कि इसमें इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो जो एनर्जी उस वेव में है वो बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा एनर्जी की वेव आप डालेंगे मेटल सरफेस पर तो उससे ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए, उनका नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन नंबर बढ़ रहा है, रेट ऑफ एमिशन बढ़ रहा है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वेव थ्योरी। सेकेंड लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन आप देखिए अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी वेव की और आप वो लाइट डाल रहे हो मेटल सरफेस पर, तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही है? ये भी कंट्राडिक्शन है यहाँ पर, ये भी कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब ये हुआ कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो नहीं बढ़ना चाहिए और जो एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। हो रहा है कि पर सेकंड ज़्यादा फोटोन एमिट हो रहे हैं, रेट ऑफ एमिशन बढ़ रहा है, लेकिन जो फोटोन की एनर्जी है वो नहीं बढ़ रही है। तो ये दोनों लॉज आप देखिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर ये बढ़ जाएगा, ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि ये लाइट है और मैंने इस फ्रीक्वेंसी लाइट डाल दी, एम्पलीट्यूड अगर कम भी हो गया तो भी ये कहते हैं इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं होता उस पर। अगर मैंने उसी इंटेंसिटी की या कम इंटेंसिटी की लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, आप देखिए डबल कर दी फ्रीक्वेंसी, तो आप देखिए कि इसमें तो एनर्जी कम लग रही है मुझे, इसका एम्पलीट्यूड तो कम हो गया। और अगर उतना भी रहता तो भी एनर्जी बढ़ तो रही नहीं है। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालेंगे किसी भी मेटल सरफेस पर तो उससे ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इस बात को भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइट से नहीं होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी ज़्यादा है। अगर इससे कम की लाइट डाल रहे हैं, मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने इससे कम की लाइट डाली तो नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इससे होना चाहिए और इससे नहीं होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। ठीक है ना, तो ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्थ लॉ है कि जैसे ही लाइट डालते हैं, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो, जैसे ही आप लोग किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट डालते हैं बिल्कुल वैसे ही उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाया करता है, कोई टाइम लैग नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि वेव अगर है तो वो एनर्जी का पैकेट नहीं है। वेव से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसमें टाइम लगेगा। जैसे कि अगर आप एक मेटल सरफेस को रख देंगे धूप में ले आकर, तो जो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वहाँ तक गर्म होने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना, ऐसे तो मानते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ऑब्टेन करने में उसको कुछ टाइम लगना चाहिए था अगर वेव से उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप डालते हैं सरफेस पर लाइट, बिल्कुल वैसे ही उसके सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाया करता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, भले इसकी इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो, तो इस बात को वेव थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है। अब देखिए हमारे पास ये जो ग्राफ था, एक ग्राफ था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में।
एग्जामिनेशन में कभी कभी एक ग्राफ ऐसा आ जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल with the frequency of incident radiation causing photoelectric emission. तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास देखिए, आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, और एक फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में कि ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, तो यहाँ से आप निकालेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्लू अपॉन ई। ये रिलेशन हमारे पास आता है। अगर आप इसे कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी गेट m क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व। पहली चीज मिलेगी कि स्लोप ऑफ द कर्व m, जिसको हम tan थीटा कहते हैं, इसकी यहाँ क्या लिखा हुआ है? h अपॉन ई। ये और आप देखिए यहाँ पर कि जो h है ये यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है, और स्मॉल ई ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, इसलिए ये आता है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। और दूसरी बात कि c इज टू माइनस डब्लू अपॉन ई, तो c इज इक्वल टू माइनस डब्लू अपॉन ई। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन पोटेंशियल एक्सिस, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन पोटेंशियल एक्सिस। तो इस बेस पर अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही आएगी। आप देखिए, ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये होगा वी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये होगा
तो ग्राफ मिलेगा ऐसा। इस टाइप ग्राफ मिलेगा। जो ये थीटा होगा ये h अपॉन ई को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा ये आएगा माइनस W अपॉन ई, ये आएगा माइनस W अपॉन ई, और इसका जो tan थीटा होगा ये h अपॉन ई के इक्वल आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पूरी तरीके से हम लोगों ने इसको फोटोन थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसे कि डुअल नेचर की हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लाइट का नेचर है कभी तो वो वेव की तरह है, कभी पार्टिकल की तरह है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि पूरा जो फोटोन वाली बात मैंने आपको बताई है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आप समझिए। वो बातें ये हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, आप देखिए जो रेडिएशन या जो लाइट है उसका डुअल नेचर है, एक तो है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। कभी कभी वो बिहेव करती है वेव की तरह, कभी बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। मैंने बताया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। वहाँ पर हम लोग जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसको देखते हैं तो बिहेव करता है वेव की तरह, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ वो बिहेव करता है एक पार्टिकल की तरह, जिसको हम फोटोन भी कहते हैं। और उस फोटोन के बेस पर आपने इन सब को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आपने देखा पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग जो फोटोन की थ्योरी है, जो फोटोन थ्योरी है, उसके बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 1900 में जो प्लैंक ने एक आइडिया दिया था, उसके बेस पर हमने मान लिया था कि जो भी एनर्जी है फोटोन की वो कितनी है, h न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो h न्यू उसकी एनर्जी है, अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो एस सी अपॉन लैम्डा ये इसकी एनर्जी है। आप देखिए कि अगर कोई फोटोन जब तक मूव करता है तो वो बिहेव करता है एक वेव की तरह, जब किसी सरफेस पर टकराता है तो वो बिहेव करता है एक पार्टिकल की तरह। जैसे कि आप देखिए कि ये जो फोटोन है जब जाकर टकराया इस सरफेस से तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। याद रखिए कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोटोन थ्योरी या जो पार्टिकल नेचर है, जो पार्टिकल पिक्चर है रेडिएशन की, उसमें जो एजम्पशन किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, वो ध्यान रखिए। जैसे पहली बात यह है कि रेडिएशन इन इट्स इंटरेक्शन विद मैटर बिहेव्स एज इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कहीं इंटरेक्शन होगा मैटर से रेडिएशन का, तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। आप जानते हैं कि ईच फोटोन हैज़ एनर्जी ऑफ h न्यू एंड काइनेटिक मास h न्यू अपॉन c स्क्वायर, मोमेंटम p इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c और h अपॉन लैम्डा। और आप जानते हैं यहाँ पर जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम और इन एयर। और आप जानते हैं कि रेस्ट मास जो फोटोन का होता है वो ज़ीरो होता है। ऑल रेडिएशन फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम काइनेटिक मास, सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी न्यू है या जो वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो जितने भी फोटोन होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी, उनका मोमेंटम सेम होगा, उनका जो काइनेटिक मास होगा वो सेम होगा, और रेस्ट मास तो ज़ीरो होता ही है। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं कि जो फोटोन होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ करते हैं। आप जानते हैं कि इन्हें फोटोन पार्टिकल कोलिजन, कहीं पर भी अगर फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, जैसे कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ द मोमेंटम, द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और टोटल मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व रहता है। और ये हो सकता है कि
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि फोटोन आया, अब यहाँ पर आया और टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, तो इसका जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया, एनर्जी कहाँ ले ली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ली। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कहेंगे कि क्या एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हाँ एनर्जी कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो हाँ मोमेंटम कंजर्व्ड है। लेकिन क्या नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व्ड है, तो ना, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व्ड नहीं है। नंबर ऑफ फोटोन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कंजर्व्ड है, लेकिन एनर्जी और जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। ओके, और ए फोटोन में बी एब्जॉर्ब बाई मैटर एंड न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मुझे काइनेटिक मास निकालना है किसी फोटोन का, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको निकालना है कि उसका मोमेंटम कितना है, तो उसका मोमेंटम और उसका मास आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से, कि आप जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन ये होगा E इजिकल टू या तो एच न्यू या एस सी अपॉन लैम्डा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर काइनेटिक मास उसका m है, रेस्ट मास तो ज़ीरो ही होता है, रेस्ट मास ज़ीरो होता है फोटोन, ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं फोटोन की, तो फोटोन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। तो अगर उसका काइनेटिक मास m है तो E इजिकल टू होता है mc²। इक्वेट कर दीजिए 1 और 2 को। जब इक्वेट करेंगे तो आप लिखेंगे कि mc² इजिकल टू एच न्यू और एस सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से देखेंगे तो mc² इजिकल टू एच न्यू, और एक देखेंगे कि mc² इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से जो काइनेटिक मास आएगा m इजिकल टू यह आएगा एच न्यू अपॉन c²। यहाँ पर आप देखेंगे तो c कैंसिल, तो जाएगा h अपॉन c इंटू लैम्डा, ये निकल के आएगा। ठीक है भाई, ये आएगा सब काइनेटिक मास। ये होता है काइनेटिक मास, ये होता है काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। जबकि आप जानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन m0 ये हमेशा ज़ीरो होता है। आपसे कहा जाए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो फॉर्मूला होता है P इजिकल टू m इंटू वी, यहाँ पर m इंटू सी हो जाएगा। तो m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P इजिकल टू m की जगह एच न्यू अपॉन c² इंटू सी, तो P इजिकल टू एच न्यू अपॉन सी, या तो ये हो जाएगा, और अगर इसको पुट करेंगे तो P इजिकल टू m इंटू सी, तो P इजिकल टू m की जगह h अपॉन सी इंटू लैम्डा इंटू सी, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो P इजिकल टू h अपॉन लैम्डा। तो आप देखिए ये दोनों मोमेंटम आ रहे हैं, ये रेस्ट मास आ रहा है, ये काइनेटिक मास आ रहा है। तो इस तरह से आप डिटेल में समझ गए होंगे फोटोन के बारे में। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।